हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो आपके एचटेट के एग्जाम के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा और प्लीज़ इनको एक दो बार अगर आप देखेंगे और अपने हाथ से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको भी पता है कि 4 to 5 क्वेश्चंस आपके एस्टेट के एग्जाम में भी आते हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए भी आते हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं तो आपके यहाँ से कोई मार्क्स नहीं काट सकता। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज। Yes, student, this is our first question. The decimal number equivalent to of 4057.06 और बेस है आपका 8, यानी कि ऑक्टल नंबर आपको गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट। तो बच्चों, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अगर आप डेसिमल टू एनी बेस में कन्वर्ट करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन में क्या करना होता है कि जहां पर डी पहले है यानी कि वहां पर आपका डिवीजन होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आपका किसी दूसरे बेस यानी कि एनी बेस टू डेसिमल है तो उस केस में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। बच्चों कि जब डेसिमल पहले है तो डिवीजन होगा और एनी बेस टू डेसिमल है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर आप ये टेक्निक याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कन्वर्जन करना। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है। अब आपके पास नंबर गिवन है 4057.06। अब ये आपका ऑक्टल नंबर गिवन है तो हम क्या करते हैं, 8 रेज टू पावर 0 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 रेज टू पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 रेज टू पावर 3। तो इस तरीके से हम 0 1 2 3 8 की पावर और जो आपका नंबर गिवन है उसको हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, 8 रेज टू पावर -1 में जाते हैं और ऐसे 6 रेज टू पावर 8 माइनस 2। अब ये 4 इंटू 8 रेज टू पावर 3 यानी कि 8 4 इंटू 512, ठीक है, प्लस 0 इंटू, अब जब जब 0 है तो आपको आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो भी नंबर होगा वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर अपना टाइम सेव करेंगे। और 5 इंटू 8 40 होता है और 7 इंटू 8 रेज टू पावर 0, ये 8 रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो पावर होता है 8 रेज टू पावर 0 1, 2 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 0 1, तो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो वो इक्विवेलेंट टू 1 होता है। ठीक है, अब आपका डेसिमल पॉइंट के बाद क्या, 0 इंटू 8 रेज टू पावर -2, अगेन ये भी आपका 0 हो जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास 6 इंटू 1/8 रेज टू पावर 2, इसको लिख सकते हैं ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका 4 इंटू 512, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 प्लस 0 प्लस 47, ये 4 प्लस 7 मैंने कर दिया डॉट 6 इंटू 1/64, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा, तो ये आपका आ गया 3/32। तो बच्चों पहले हम इसको ऐड कर लें, 2048 को यहाँ पर लिख लेते हैं, 2048 प्लस 47, 7 प्लस 8 15 और 4 प्लस 4 8 और एक 9 और 0 और 2, यानी कि 2095 पॉइंट।
अब देखिए ऑप्शन जो आपके सारे 2095 है, तो डिफरेंस कहाँ रहा है, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये 3/32 है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। अब आप 3 को अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमारा क्या है। वैसे तो देखो आइडिया हमें यहाँ से हो गया था 2 डिजिट से ही, 0 और 9 से। 0 और 9 आपका यहाँ है, उसके बाद हमने 3 भी कर लिया और 7 भी कर लिया, तो अब आपको एग्जैक्ट नंबर मिल गया है। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों, वो ऑप्शन होगा आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी प्लस ए बार ए बी प्लस बी का होल बार इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार लिखूंगी तो क्या गलत होगा, नहीं होगा। क्यों, मैंने डी मॉर्गन थ्योरम यूज किया, क्योंकि आपको भी पता है ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, और ए बी का होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमारे डी मॉर्गन थ्योरम में बहुत बार सिंप्लीफाई करने में हमारी ये यूज होती है। तो अब क्या हो गया, ए बी प्लस ए बार बी। अब बच्चों आपको पता होगा और मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि आपके पास एक 0001 और 1011 ये टेबल है। 000 01 1 101 और 110, ये किस केस में होता है, ये होता है ए एक्सोर बी के केस में। क्यों, एक्सोर जो है आपको डिफरेंट इनपुट जब होती है तब ये आउटपुट देता है। अगला है आपके पास एक्सनोर। एक्सनोर गेट क्या करता है, यहाँ पे डॉट आ जाएगा बच्चों, ये गलती होगी मेरे से। एक्सनोर क्या करता है कि जहां पर जब सेम इनपुट होती है तब ये आउटपुट देता है, अदरवाइज ये 0 0 देता है। तो ये जस्ट इसका क्या होगा, एक्सोर का उल्टा हो जाएगा एक्सनोर। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसका लिखूं ये और ये, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार और ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको भी समझ आ गया होगा, जो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट होगा। तो ये जो है आपको प्रैक्टिस करनी होती है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इसको निकालें। तो ऑप्शन जो होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। तो अपना चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Our next question is, an stable multivibrator has। अब जो है आपका मल्टीवाइब्रेटर, अब आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीवाइब्रेटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है अस्टेबल, एक होता है मोनोस्टेबल, और जो थर्ड होता है ये होता है आपका बाइस्टेबल। ठीक है, और जो आपका स्टेबल होता है ये इसकी कोई भी स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं होती। नो स्टेट इज स्टेबल। ठीक है, कभी आपकी ये स्टेबल आपकी जो स्टेट है ये ऑन होती है, ये कभी ऑफ होती है। तो कोई भी स्टेट ये है आपकी इसमें स्टेबल नहीं होती। मोनोस्टेबल में क्या होता है, वन स्टेट जो होती है वो आपकी स्टेबल रहती है। और बाई स्टेबल में, बाई से पता चल गया होगा आपको, बाई मतलब 2। ठीक है, तो दोनों ही स्टेट्स जो होती हैं इसकी स्टेबल होती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज नो स्टेबल स्टेट, सो ऑप्शन जो सी होगा वो आपका करेक्ट होगा। इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों, तो थ्योरेटिकल अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 12 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -73.75 इज। अब हमें क्या करना है, -73.75 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं 73.75 का। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास है 12 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट 73.75 का, आपको 12 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 73 जो था, आप देख रहे हैं कि नंबर किस में, बाइनरी डिजिट में है। तो अगर आप 73 को लिखना चाहते हैं 12 बिट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 4 करना पड़ेगा ना। तो 1 2 4 8
16, 32 और 64, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 बिट हो जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट से पहले, और जो 4 बिट बचेंगे ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है 1 2 4 8। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद का जो हमारा मेथड होता है वो अलग होता है। तो आपको यहाँ से 73 लेना है। एक तो 64 हो गया यहाँ पर, 64 प्लस हम ले सकते हैं यहाँ पे 64 हो जाएगा प्लस 8 करेंगे तो और 7, हाँ 8 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं 1। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्या होगा कि ये 73 के इक्विवेलेंट तो आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें 0.75 का आपको भी पता है, अगर 0.75 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 150। 1 यहाँ से ले लेंगे हम। अब अगेन आपके पास 50 आ गया, 50 को अब 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 1 फिर यहाँ से आ जाएगा अब 0। ठीक है, अब आगे 0 0 हो जाएंगे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखते हैं ना, पॉइंट के बाद का जब अगर हम बाइनरी में भी कन्वर्ट करते हैं तो 1 1 0 0 लिखूंगी तो गलत होगा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक होगा। अब आपको ये बात आपको समझ आई मैंने क्या किया कि 0.75 को 2 से किया, क्योंकि मैं मुझे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना था, क्योंकि देखो ये डेसिमल नंबर तो है ही। ठीक है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इजीली हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अब देखो आपके पास नंबर है ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव 73.75। अब आपको गिवन है नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पहले आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ मार्कर का, इजीली आपको समझ आ जाएगा। इसको मैं 1 लिखूं, इसको मैं 0 1 1, फिर मैं 0 लिखूं, फिर ये डबल 0 का डबल 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, उसके बाद 0 0 1 1। तो बच्चों ये आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना। टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, +1 कर देते हैं, +1 करेंगे तो 1 1 0 1 1 0 1 0, फिर इसका क्या हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 0 1। तो अब चेक करते हैं हम अपना आंसर। आंसर देखो पॉइंट के बाद देखो, पहले तो 0 1 0 0, आंसर तो आपको यही मिल गया। आगे भी पार्ट को आप मैच कर सकते हो, 1 0 1 1 0 1 1 0। सो ऑप्शन सी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। अब हम निकालते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एनकोडिंग ऑफ डेटा बिट्स 0 1 0 0 1 1 इंटू 7 बिट इवन पैरिटी हैमिंग कोड। आपको पता है कि जो हैमिंग कोड होता है ये आपका एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए यूज होता है, और इस कोड आपको गिवन है कोड 0 0 1 1, और आपको इसको इवन पैरिटी हैमिंग कोड में कन्वर्ट करना है, एनकोड करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए जो हैमिंग कोड होता है इसके अंदर हमारी 3 पैरिटी बिट होती है, और यही जो पैरिटी बिट्स होती हैं ये डिसाइड करती हैं कि इवन पैरिटी है या ओड पैरिटी है। अब हमारे पास बच्चों 8 बिट है, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया हमारा 7 बिट नंबर आ जाएगा इसमें। अब देखो आपको पहले ये पता करना है कि 3 पैरिटी बिट कौन सी होंगी, क्योंकि इसमें आपका 4 तो आपकी डेटा बिट है जो कि गिवन है, डेटा बिट्स 4 ये आपकी है। ठीक है, और 7 बिट कोड है तो आपको पता होना चाहिए 3 पैरिटी बिट होंगी। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि 3 पैरिटी बिट कौन सी होंगी। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जो 3 पैरिटी बिट होती हैं वो हमेशा 2 रेज टू पावर में होती है। 2 रेज टू पावर 0 में, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, इस तरीके से। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 2 रेज टू पावर 1 क्या होता है 2 होता है, यानी कि पैरिटी 1 और पैरिटी 2। उसके बाद बताया मैंने 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 3 तो नहीं होता, 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4 होता है। तो एक पैरिटी बिट ये हो गई, तो यानी कि 1 2 और 4th लोकेशन पर आपकी 3 पैरिटी बिट्स हो जाएंगी, बाकी में आपकी जो है डेटा बिट्स हो जाएंगे। अब डेटा बिट क्या है आपकी 1 1 0 0।
तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब आपको इसको इवन पैरिटी में चेक करना। अब इवन पैरिटी के लिए आपको कोड याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो मैं अभी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि जो आपका P1 है, P1 के लिए जो आपको बिट चेक करनी होती है 1, 3, 5 और 7 करनी होती है। जो आपका पैरिटी बिट 2 है उसके लिए आपका होना चाहिए 2, 3, 6 और 7 बिट है, वो आपको चेक करनी है। और P3 के लिए 4, 5, 6 और 7। बच्चों ये आपको याद होने चाहिए। तो इसमें हमें अब देखो जो पैरिटी बिट है 1 के लिए हम चेक करते हैं। पैरिटी बिट 1 के लिए, P1 के लिए अगर आप चेक करते हैं, अगर P1 आपका 0 होता है, ठीक है। अब मान लो आप क्या कि 1, 3, 5, 7 यानी कि ये लोकेशंस है। 3 पर आपको आपके पास 1 है, 5 पर आपके पास 1 है और 7 पे आपके पास 0 है। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी फर्स्ट लोकेशन है P1 है, P1 का डिसाइड करना है कि आपका 0 होगा या 1 होगा। और आपको क्या करना है, इवन पैरिटी करनी। तो इवन पैरिटी में आप क्या चेक करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इवन पैरिटी में हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं। अगर नंबर ऑफ वंस आपके इवन नंबर में है तो वो इवन पैरिटी है, अगर नंबर ऑफ वंस आपके ओड पैरिटी में है तो वो ओड पैरिटी है। तो इवन पैरिटी के केस में आप देख रहे हैं कि आपके पास 2, 1 है यानी कि इवन पैरिटी तो है। तो यहाँ पर आपको P1 की वैल्यू जो है 0 करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तभी आपकी ये इवन पैरिटी हो जाएगी P1 के लिए, यानी कि P1 की वैल्यू को मैं यहाँ 0 कर दूं, बाकी एज इट इज रहेगा हमारा। P2 और P3 अभी हमने किया नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ बच्चों, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा। अब है आपके पास स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, P2 को चेक करना है। P2 का 2, 3, 6, 7 आप देख रहे हैं कि 2 तो आपका P2 है ही, उसके बाद 3 लोकेशन पर 1 है, 6 लोकेशन पे 0 है और 7 लोकेशन पे 0 है। अब ये जो P2 की वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि आपकी इवन पैरिटी है या नहीं है, क्योंकि 1 आपके पास एक है यानी कि ओड है। ओड है नंबर तो आपको इसको इवन बनाना पड़ेगा। इवन बनाएंगे तो P2 की वैल्यू भी अगर आप 1 सेट करेंगे तभी तो नंबर ऑफ वंस आपके इवन आएंगे, 2 हो जाएंगे तो ये इवन हो जाएगा। तो P2 जो है बच्चों ये आपका 1 होगा। अगेन हम एज इट इज लिख देते हैं बाकी वैल्यूज को 1, 0, 0। अब देखो बच्चों P3 का डिसाइड करना है आपको। P3 का डिसाइड करने के लिए आपके पास है 4, 5, 6 और 7। फोर्थ लोकेशन पर जो हमारी P3 ही है, उसके बाद फिफ्थ लोकेशन पे 1 है, फिर है 0, 0। अब आप क्या देख रहे हैं कि P3 की वैल्यू अगर आप 1 करते हैं, ठीक है, तो आपके पास इवन पैरिटी बनेगी 1 की, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो P3 की वैल्यू को भी आपको 1 करना पड़ेगा। तो 0, 0, 1, 1, 1, 1 और 0। तो ये बच्चों आपका हैमिंग कोड की एनकोडिंग हो जाएगी 0011 की। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा मेथड है। इसमें हमने क्या किया है बच्चों कि आपको हैमिंग कोड निकालना है। हैमिंग कोड में आपको बिट दी गई है, 7 बिट का है, 4 आपको डेटा बिट दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए 3 क्या होंगी, पैरिटी बिट होंगी। अब पैरिटी बिट में आपके पास 7 बिट का मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 to 7 लिखा। उसके बाद जो पैरिटी बिट की लोकेशन होती है वो हमेशा 2 रेज़ टू पावर 0 में होती है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो जो 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है। तो ये आपकी जो 2 रेज़ टू पावर की लोकेशन है, यहाँ पर आपने P1, P2 और P3 को सेट कर दिया। उसके बाद P1, P2 और P3 की वैल्यू जो है ये 0 रखनी है या 1 रखनी है, ये आपको बताएगा ये वाला मेथड कि P1 क्या होता है आपका 1, 3, 5, 7 होता है, P2 क्या 2, 3, 6, 7 और P3 क्या होता है 4, 5, 6, 7 होता है, ठीक है। अब इसमें P1 का मतलब क्या होता है, वंस प्लेस पर आपके 1, 1 है, P2 का 2 प्लेस पर है और P3 का 3 प्लेस पर आपके 1, 1 है। तो ये वैसे आपको एग्जाम के लिए बच्चों याद ही कर लेना में भलाई है, क्योंकि आपको वहां पर अगर आप टेबल लिखने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये याद करके
उसके बाद आपको क्या करना है कि P1 की वैल्यू को चेक करना है कि P1 की वैल्यू क्या होगी। 0 रखोगे तो नंबर ऑफ वंस कितने होंगे और 1 रखोगे तो नंबर ऑफ वंस कितने होंगे। आपको इवन पैरिटी रखनी। इवन पैरिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वंस आपके इवन होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मैंने बताया कि 1357 होता है, तो P1 अपने आप में यहाँ पर आपका P1 है 3 और 5th लोकेशन पर आपके पास 1 1 यानी कि ऑलरेडी ये क्या है, इवन पैरिटी है। तो P1 की वैल्यू आप 0 रखेंगे तभी आपका ये इवन रहेगा, नहीं तो ये ओड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने P1 की वैल्यू को 0 रखा। फिर हमने P2 की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखा, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। फिर हमने P3 की वैल्यू को भी 1 रखा। तो इस तरीके से हमारा ये जो है कोड एनकोड होकर आ गया है। तो बच्चों ये थे काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपको ये क्वेश्चंस पसंद भी आए होंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके के लिए जो ये वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट मुझे करेंगे तो लगता है कि बच्चों के लिए और भी अच्छा सा मटेरियल मैं लेकर आऊँ। इससे एक टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि बच्चों के जब अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं और मुझे लगता है कि अगली बार मैं और भी अच्छे से बच्चों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, आप ये मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके टीजीटी, पीजीटी और एस्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।